ये सब इस नॉलेज को लेके अपनी लाइफ की फाइनेंसेस को प्लान करें, क्योंकि हम सबका अधिकार है कि हम अपने धन को बढ़ाएं, वेल्थ को क्रिएट करें। मतलब सबका अधिकार सिर्फ इतना नहीं है कि जितनी सैलरी मिली वो ली और उसको खर्च कर दिया, पर उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए वो भी एक ऑब्जेक्टिव है जो हम सबको सोचना चाहिए। Me Podcaster, podcast by the people for the people. Me Podcaster is the winner of Next Big Creator Award 2022. जब फाइनेंस की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तब लगता है यार बहुत देर हो चुकी है, आज तक तो कुछ किया ही नहीं। और ऐसे टेंशन आने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता शुरुआत कहाँ से करें। हमारे आज के जो गेस्ट है मनोज श्रीवास्तव, इनकी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। नौकरी के 10 साल बाद भी एक छोटी अमाउंट भी ये अपने पिताजी को दे ना सके, और उस झटके से उन्होंने ये सीखा कि जब जागो तब सवेरा। उन्होंने फाइनेंस की नॉलेज ली, खुद की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाई, वेल्थ क्रिएशन किया, और खुद के जैसे ही जिनको फाइनेंस का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस के बारे में डर लगता है, अवेयरनेस नहीं है, ऐसे सारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छे काम की शुरुआत की है। जब जागो तब सवेरा, इसके अलावा जितनी भी रकम हो उससे आप शुरुआत कर सकते हो। छोटी से छोटी रकम जैसे 500 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हो। इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं रहती है। सो आइए सुनते हैं आज के इस एपिसोड में मनोज श्रीवास्तव जी से फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस कैसे ले। ये हमारा इंस्पिरेशन चौपाल है। दोस्तों, आज हम कहीं पे भी हो, एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। ये एक एक कदम बढ़ाना क्या होता है, इसके लिए कौन से स्किल्स, क्या माइंडसेट लगता है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो हम में से ही है, लेकिन आज कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट इंस्पिरेशन चौपाल पे। या थैंक यू नचिकेत, एंड आप सबको जो श्रोताएं हैं इंस्पिरेशन चौपाल के, उन सबको मेरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, आप आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अवेयरनेस के फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। आपकी किताब भी है द कीज करके, और आप कोर्स भी चलाते हैं मास्टर ऑफ कंपाउंडिंग। बट क्या सर ये सब शुरुआत से था, ये आपके स्वभाव में था, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यार नचिकेत, मैंने ये सारी चीजें, मैं बेसिकली फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, और मैंने रियलाइज किया जब मैं जॉब कर रहा था शुरू में, करीब आप सोचो 98 से 2001 के बीच में, मैंने रियलाइज किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फाइनेंस के बारे में, और मुझे फाइनेंस से डर लगता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है फाइनेंस का, और मैं कैसे इसमें समझूंगा, पैसे डूब नहीं जाएं, जो भी मैं करूंगा वो उसमें नुकसान नहीं हो जाए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर जब मैंने इसको धीरे धीरे करके हिम्मत करके सीखना चालू किया और अपने दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने भी मेरे को गाइड किया, तो मैंने रियलाइज किया कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। और फिर 2003 के आसपास ये विचार आया कि यार ये नॉलेज तो सबको जरूरत है। ठीक है, तो फिर मैंने किताब लिखने की सोची। हालांकि किताब लिखने में मेरे को काफी समय लगे, पर इस बीच में मैंने काफी कुछ सीख भी लिया, खुद के फाइनेंसेस को मैनेज करके, खुद सारे वेल्थ क्रिएट करके खुद के लिए। तो 2016 में ये बुक पब्लिश करी, द की, डिस्कवर द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन। और ये बुक काफी सक्सेसफुल रही, बेस्ट सेलर बनी। रादर जिस शाम को उसको रिलीज किया था उसके दूसरे दिन सुबह
रादर 2:30-3 बजे रात को ही वो बेस्ट सेलर बन चुकी थी, नंबर 1 बेस्ट सेलर उसकी कैटेगरी में। तो इससे और थोड़ा मोटिवेशन मिला। और फिर लॉकडाउन के समय पे अभी मैंने ये कोर्सेज चालू करे, मास्टर ऑफ कंपाउंडिंग वेल्थ, जिसका आपने जिक्र किया। तो वो कोर्सेज चालू करे और वो कोर्सेज भी काफी सक्सेसफुल रहे, करीब 5 बैचेस करे उसके। और उसको अभी वापस से चालू करने का प्लान है, क्योंकि इस नॉलेज की जरूरत हर किसी को है। फाइनेंस बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोग हैं जो बिना फाइनेंस के बैकग्राउंड हुए इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। और जब कोई बिना फाइनेंस के बैकग्राउंड से समझाता है तो इस लैंग्वेज में समझाता है कि वो आसानी से सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर अगर बोलने वाला भी फाइनेंस का नहीं है और सुनने वाला भी फाइनेंस का नहीं है, तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई नहीं हो सकता इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने में और इस कॉन्सेप्ट को समझाने में। तो इसलिए ये कोर्सेज चालू करे थे, मास्टर ऑफ कंपाउंडिंग वेल्थ, और इनको आगे भी ले जाने की इच्छा है। मेरी इच्छा है ये सब इस नॉलेज को लेके अपनी लाइफ की फाइनेंसिस को प्लान करें, क्योंकि हम सबका अधिकार है कि हम अपने धन को बढ़ाएं, वेल्थ को क्रिएट करें। मतलब सबका अधिकार सिर्फ इतना नहीं है कि जितनी सैलरी मिली वो ली और उसको खर्च कर दिया, पर उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है जो हम सबको सोचना चाहिए। सर आपने जैसे बताया कि आपने दोस्तों से बातें करना शुरू किया, इसका अवेयरनेस आप खुद लाना आपने चालू किया, तो इसके पीछे कुछ रीज़न था कि उत्सुकता बढ़ी थी, क्या हुआ था सर? झटका लगा था। क्या अच्छा। हुआ कि मैंने 1989 से नौकरी करना चालू किया। 1998 में हमको घर पे पिताजी को ऐसा लगा कि अब मकान खरीद लेना चाहिए। ठीक है, पुराने जमाने में ये लोग रिटायरमेंट के पहले मकान अपना बनाते थे। आजकल हम लोग शुरू में बना लेते हैं, लोन ले लेते हैं। उस समय लोन लेने का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोन अवेलेबल भी इतने ज्यादा नहीं थे। तो पापा भी उस विचारधारा के थे कि रिटायरमेंट के पहले मकान बना लेते हैं। तो उन्होंने 1998 में ये डिसाइड किया कि मकान बनाना है। उस समय प्राइसेस इतने नहीं थे जितने आज की तारीख में हैं, और हम लोग, शहर भी छोटा था, इंदौर, पुणे या दिल्ली या बॉम्बे जैसा शहर नहीं था। तो हमको हमको 3 लाख रुपए में एक प्लॉट मिल रहा था। ठीक है, तो पापा को उनकी जो सेविंग्स थी उससे बाकी के पैसे थे, उनको 50,000 रुपए की जरूरत थी। उन्होंने मेरे को बोला, बेटा 50,000 रुपए चाहिए अपने प्लॉट खरीदने के लिए, मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं और 50,000 तुम दे दो। मैंने बोला, पापा मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार 10 साल हो गए तेरे को कमाते हुए, और 10 साल में तुमने कुछ भी नहीं सेविंग किया। मैंने बोला, हाँ नहीं किया। तो उन्होंने तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने फिर किसी से लेकर उसको बनाया, खरीद लिया प्लॉट को, वो एक अलग बात है। पर मेरे को अंदर से ये लगा कि यार ये मैंने क्या किया। जनरली आदमी 35 साल काम करता है। अब 35 साल काम करने में आपने 10 साल में 50,000 रुपये भी नहीं बनाए। फ्रेंकली स्पीकिंग उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि आज की तारीख में जो 50,000 रुपये हैं, किसी समय पे, जो कि मेरे को बड़ा अमाउंट लग रहा था, किसी समय पे ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा। उस समय नहीं पता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है फाइनेंस का, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि वैल्यू ऑफ मनी समय के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, तो उस समय के 50,000 रुपये, मतलब आज से कितने साल हो गए उसको, तो उस समय के 50,000 रुपये आज की तारीख में आप मान लो कि 10-1 लाख रुपये के बराबर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। और उस समय 10 साल काम करने के बाद भी 50,000 रुपये नहीं है, और पापा को किसी और रिश्तेदार से लेने पड़े उन 50,000 रुपये के लिए, जिससे कि हम ये प्लॉट खरीद सकें। मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। जो मैंने कहा ना झटका लगा, वो मेरे लिए वो झटका जैसे कम नहीं था।
हाँ। हालांकि उसके बाद भी मेरे को समझ भी नहीं आई कि मैं करूं क्या। हम्म। फिर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला यार ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये आसान अच्छा। टॉपिक है। अच्छा। तुमको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम है ना फाइनेंस की किताबें या आर्टिकल्स पढ़ते हो जिसमें फाइनेंस के टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इन लोगों ने उसको इस तरह से समझाया, इस तरह से एग्जांपल्स लेके और लेमन लैंग्वेज में समझाया कि फिर मेरे को लगा कि ये कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। और एक बार जब आप स्टार्ट हो जाते हो किसी भी चीज पे, तो उसके बाद फिर एक बार इनिशियल चीज समझ में आ जाए, उसके बाद आगे की चीजों को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर कुछ लोगों ने और मोटिवेट किया कि मेरे को इस चीज को किताब लिखनी चाहिए, इसकी वर्कशॉप्स करनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए जरूरी है। और फिर ये पूरा जो पाथ है, जो पूरा रास्ता जो मैंने तय किया, वो उस झटके के कारण है अच्छा। जो 1998 में मुझे मिला था। बिल्कुल। तो सर आपको तो वो झटका 1998 में लगा था, लेकिन आज के कंज्यूमरिज्म के ज़माने में तो ऐसा झटका तो हर एक को हर समय लगता होगा। तो क्या रीज़न होता है सर हम लोग के ये क्यों नहीं हम लोग ये समझ सकते हैं? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी ने ये टॉपिक को हुँ, आपको पढ़ाया नहीं है। हुँ। आपको किसी ने जिसको कहते हैं ना झंझोड़ा, मतलब हुँ। हिलाया, ऐसे हाथ पकड़ के हाँ, या हाँ, हाँ। कंधा पकड़ के हिलाया नहीं है। ठीक हुँ, है, ना हमने स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा है, ना हमने बिल कॉलेज में ये टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, कई बार फाइनेंस वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, हुँ, वो भी उसको एक अलग ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हैं कि स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। पर हुँ, अपने अंदर उसको इनकलकेट करना, अपने अंदर उसका, जैसे कहेंगे कि अपने अंदर उसको उतारना, हाँ, वो जरूरी है। हुँ, मतलब फाइनेंस की नॉलेज से ज्यादा उसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, हुँ, उसकी जरूरत की इंपॉर्टेंट है। अब हम हुँ, लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा हमारे पिताजी ने किस तरह से किया, और हुँ, हम सोचते हैं कि हम भी उस तरह से कर लेंगे और हो हुँ, जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरा जमाना चेंज हो गया है। पहले जो हमारे पिताजी के समय का जो जमाना था और हमारा जो जमाना है और हमारे हुँ, बच्चों का जो जमाना है, ये तीनों जमाने अलग अलग जमाने हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे अलग तरीके के पैसे कमाने के तरीके थे और अलग तरीके के पैसों को बचत करने के तरीके थे। उन तरीकों को हुँ, अगर आप आज यूज करने की कोशिश करोगे, हुँ, तो आप नुकसान में रहोगे। क्यों? क्योंकि उस समय ना स्टॉक मार्केट था, ना हुँ, म्यूचुअल फंड था। हुँ, हमारे समय पे वो सब रहा। हमारे बच्चों के समय पे और कुछ चीजें हो जाएंगी, क्रिप्टो करेंसी रहेंगी बहुत ज्यादा। अभी भी क्रिप्टो करेंसी है, उस समय और ज्यादा रहेगी, हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होगा। आजकल वो हुँ, क्या, एनएफटीज, नए एनएफटीज़ यस। कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं क्रिप्टो हुँ, करेंसी में, बिल्कुल। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई करके कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो राइट। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये चेंज होते जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स, हुँ, ये जो तरीके हैं, ये चेंज होते जाते हैं समय के साथ साथ। तो हमको आज के समय का जो कॉन्सेप्ट है, आज के समय का जो तरीका है, हुँ, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पिताजी के समय पे, मेरे पिताजी के समय पे एटलीस्ट हुँ, हुँ, 12-13% फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आता था। आज की हुँ, तारीख में 6% आता है। बराबर। ठीक। उस समय पे उसके ऊपर टैक्स के रूल्स अलग थे, आज की तारीख में उसके ऊपर टैक्सेशन के रूल्स अलग हैं। हुँ, हुँ, उस समय पे इन्फ्लेशन अलग था, आज की तारीख में इन्फ्लेशन भी कम है। उस हुँ, समय हुँ, कंज्यूमरिज्म नहीं था, आज की तारीख में बहुत ज्यादा कंज़्यूमर कंज्यूमरिज्म हमारी लाइफ में है। उस बिल्कुल, समय पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे जो हम यूज करते हैं। आज की तारीख में हमको लगता है आईफोन भी होना चाहिए, आईपैड भी होना चाहिए, हुँ, एयरपॉड भी होना चाहिए। उस समय ये सारी चीजें थी ही नहीं। बराबर। आज की तारीख में हमको लगता है कि ये 42 इंच का या 75 इंच का टीवी होना चाहिए, 85 इंच का टीवी होना चाहिए। उस समय टीवी ही नहीं था। हुँ, तो हुँ, ये जो चेंजेस है ना दुनिया में, ये चेंजेस के कारण हुँ, हमको इसके रिस्पॉन्स में क्या करना है वो भी चेंज करता रहना चाहिए। तो ये अवेयरनेस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक बार ये अवेयरनेस आ जाएगी, नॉलेज तो अपना आप आ जाएगी। तो मेरा काम ये जो वर्कशॉप्स वगैरह के साथ है, या जो ये किताब जो मैंने लिखी है, इसका पर्पस यही है कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, ये ओके। जरूरत समझ में आए, हर किसी को ये जरूरत समझ में आए कि जो चीज हमने कॉलेज में नहीं पढ़ी, जो हमने स्कूल में नहीं पढ़ी, वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसको भी हमारे लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर चिंता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सीरियस हो जाओगे अपने फाइनेंसेस के प्रति, तभी जाके कोई एक्शन ले सकते हो। बिना सीरियस हुए आप एक्शन नहीं ले सकते हो। बिना सीरियस हुए तो हम एक्शंस जो लेते हैं वो रहते हैं कि टीवी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ये क्या एयर बुक खरीद लिया, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो बिना सोचे समझे हो सकते हैं। पर ये जो काम है जो फ्यूचर के लिए है, उसके लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और अवेयरनेस का ही काम मैं करता हूँ। यू कैन से कि मैं फाइनेंस के लिए मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स ये भी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को जगाना, लोगों को जागरूक करना कि भाई अपनी जिंदगी के बारे में आप नहीं चिंता करोगे तो कौन चिंता करेगा। तो बिल्कुल। दैट इज द रीजन मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके। सर, तो आपने अभी जो कहा कि कंज्यूमरिज्म, हम लोग ये काफ़ी सारे चीज़ें खरीदते हैं, बट जैसे आपने ही कहा कि ज़माना अभी बदल गया है, कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको यूज़ करना, जिसका उपयोग करना आज की जो लाइफस्टाइल है या आज का जो ये है समय है, अनिवार्य हो गया है, उसको हम लोग टाल नहीं सकते। तो क्या कंज्यूमरिज्म पूरी तरह से खराब है, ऐसा ऑफकोर्स आप भी नहीं बोलेंगे और कोई बोलता नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए सर? देखो, इसमें 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 दो एस्पेक्ट है। जो पहला एस्पेक्ट है वो है बैलेंस का। ठीक ठीक है, आपको देखो सब चीज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हम फॉरेन ट्रिप नहीं करें, फॉरेन ट्रिप बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतना दिन भर स्ट्रेस भी बढ़ गया है ना आज की तारीख में। समय के साथ साथ हमारे पिताजी के समय पे स्ट्रेस इतना नहीं था, आज की तारीख में स्ट्रेस ज्यादा है, या उस समय अलग प्रकार के स्ट्रेस होते थे, आज की तारीख में अलग प्रकार के स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए चलो फॉरेन ट्रिप भी जरूरी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपको अच्छा टीवी भी चाहिए, आपको मोबाइल भी चाहिए, आपको लैपटॉप भी चाहिए, पर अगर आप अपने सारे जितना आपने कमाई करी सारा का सारा इन्हीं चीजों में डाल दोगे, तो अवेयरनेस की मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि एक बार अवेयरनेस आ जाएगी तो आप बैलेंस ले आओगे। ठीक है, ये सारे खर्चे भी करो ना, पर उसको इस तरह से करो कि सबसे पहले अपने भविष्य की चिंता कर लो, अपने अपने वेल्थ क्रिएशन की चिंता कर लो, जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, और बाकी का पैसा को इन चीजों में भी, कंज्यूमरिज्म में भी वो करो। तो ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस की जरूरत है। अभी क्या है, हम एक एक्सट्रीम पर है, कई बार लोग दूसरे एक्सट्रीम पर होते हैं कि जो भी कमाते हैं कोई कोई मतलब कुछ भी आनंद नहीं उठाते उसका, और सिर्फ बचत वगैरह में लगे रहते, वो एक अलग एक्सट्रीम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस एक्सट्रीम पे रहो या उस एक्सट्रीम पे रहो, मैं कह रहा हूं कि बीच में रहो, दोनों तरफ फोकस करो, और इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। नहीं, हमको क्या लगता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम 20, 25, 30 साल के होते हैं ना, हमको लगता है कि हमारी जिंदगी अभी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी आगे भी रहेगी। ठीक है ना, हमको कोई बीमारी होगी ना, हम पे कोई विपत्ति आएगी ना, हम पर कोई प्रॉब्लम होगा ना, हमारी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा एक असम्पशन रहता है, क्योंकि वो समय ऐसा है जब हमको किसी चीज की चिंता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आप बिना चिंता के रहते हो जब आप बच्चे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कमाना चालू करते हैं तब भी एकदम से नहीं समझ में आता है। तो मैं उस एज ग्रुप को ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, और क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बार क्यों समझ में आ गया, वाई समझ में आ गया, तभी आदमी सोचेगा कि अच्छा हाउ कैसे करें और व्हाट कैसे करें। एक बार ये समझ में आ गया कि क्यों करना है, तभी समझ में आएगा कि कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। वो जो चीजें हैं वो तब समझ में आएंगी जब वाई समझ में आ गया। तो मेरा फोकस वाई पे ज्यादा है, कैसे, कब, वो सब भी मैं
अपने वर्कशॉप में सिखाता हूँ, पर वाई के ऊपर ज्यादा फोकस है कि भैया वाई एक बार समझ में आ जाएगा तो अपने आप चीजें, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, दे विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। राइट, राइट। सो सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आपके जैसे लोगों को सुनते हैं या तो अच्छा लगता है बाद में, लेकिन जब हाउ कर देखने जाते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलते हैं या फिर कोई किताब कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली सर ऐसा रहता है कि आपका जो कमाई है उसके 50% आप सेविंग कर लो। तो एकदम से इतना सेविंग करने के विचार से ही अभी तो लोगों को डर लगने लगता है। तो शुरुआत कैसे करें सर इन सारी चीज़ों के लिए? सर देखो, इसके लिए ना मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, हाँ, हाँ। उसमें एक वाक्य में यूज करता हूँ कि पहला है, जब जागो तब सवेरा। तो बिल्कुल। पहली बात तो कि जब आपको समझ में आई कि हाँ करना है, तो हुँ, आप उस समय चालू कर लो। ऐसा हुँ, नहीं है कि आप लेट हो गए हो, नंबर एक। हुँ, नंबर दो, जितना कर सकता हो उतना करो। ठीक है, ये हुँ, 50% वगैरह वाले चक्कर में नहीं पड़ो। एक बार ये अवेयरनेस आ जाती है ना। हुँ, अभी क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बताया ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाई को छोड़ के हाउ हुँ, पे फोकस करने लगते हैं, क्यों हुँ, को छोड़कर कैसे पे फोकस करने लगते हैं। तो ये हुँ, 50% करना, ये सारी जो चीजें हैं, ये कैसे कैसे करना, कितना करना, वो वाला टॉपिक है। जब तक हुँ, वाई को नहीं समझा, तब तक कैसे और क्यों और कैसे और कितना, ये सब समझना अ, वो डिफिकल्ट हो जाता है। हुँ, 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 अब सवाल आता है कितने से चालू करें। जितने हुँ, से चालू कर सकते हो, 5% से चालू करो, 10% से चालू करो, 15 से चालू करो, 20 से चालू करो, जितना कर सकते हो। हुँ, और हुँ, जिसने भी आपने पढ़ा है इंटरनेट पे या किसी और से सुना है कि 50% करना चाहिए, वो भी सही है, उसमें भी हुँ, कोई गलती नहीं है। अगर आप हुँ, पहुंच सकते हो वहां तक तो पहुंच लो। और हुँ, वो हुँ, वहां तक पहुंचना तब पॉसिबल हो सकता है जब क्यों क्लियर हो गया। राइट, ठीक है, तभी आप सोचोगे। अच्छा, इसमें इसमें दो एस्पेक्ट है, मतलब एक हुँ, बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, जो हुँ, 50% तक अगर पहुंचना है, तो हुँ, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि वो 50% पहुंच जाए। जितना भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वो उसमें इन्वेस्ट कर या इन्वेस्ट हुँ, कर लो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं आजकल के जमाने में, जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि देर आर डबल इनकम फैमिलीज। राइट, ठीक, और आज भी कई है जहां पे सिंगल इनकम है। हुँ, तो जब सिंगल इनकम फैमिली भी अपना घर चला रही है, तो डबल इनकम फैमिली में से एक इनकम को आप इन्वेस्ट कर दो, तो 50% वैसे ही हो गया। मतलब अगर मैं अश्यूम बराबर, करें कि दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ 50-50% कमा रहे हैं, तो हुँ, एक को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 50% तो वैसे ही हो गया। और बाकी लोग जैसे 90%, 80% लोग जो सिंगल इनकम से घर चला रहे हैं, वैसे आप भी चला लो। हुँ, ठीक हुँ, है, तो वो लोग भी वेकेशंस करते हैं, वो लोग भी टीवी खरीदते हैं, वो लोग भी बाकी सारे कंज्यूमरिज्म वाले खर्चे करते हैं, सिंगल इनकम फैमिली। आप भी उनकी तरह से कर लो। पर क्योंकि हम डबल इनकम कर रहे हैं, तो हम डबल कंज्यूमरिज्म करेंगे, वहां पे फंस जाते हैं। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 50% करना। जो थंब रूल है, वो थंब रूल ये है कि 20% आप इन्वेस्ट करो, पर करियर की शुरुआत से करो। ये 50% की जरूरत कब पड़ती है? जब 50 साल की उम्र में आदमी बोलता है यार कि अब मेरे को 8 साल है, 8 साल रिटायर होने को है, अब 8 साल में मेरे को कुछ करना है। तो 50 क्या, उसको 70% सेविंग करने, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा अगर अपने को कुछ करना है तो। पर अगर वो 25 साल की उम्र से चालू कर देता है, कितने 10% से चालू कर लो यार, हुँ, 15% से कर लो। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे इसको भी बढ़ाते जाओ। या बिल्कुल, अगर आपके घर पे आपने अगर एक हिस्सा अपने घर का एक फ्लोर रेंट आउट किया है, तो उस रेंटल इनकम को इन्वेस्ट कर दो। हुँ, ठीक है, तो अपने परसेंटेज को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 50% ही करना है। ऐसा हुँ, जरूरी नहीं है, उससे कम से भी कर सकते हो। मैंने बताया 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। जितने से कर सकते हो उतने से करो, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बोला था, जब जागो तब तब सवेरा। सवेरा।
बिल्कुल। सो सर ये जब जागो जब तब सवेरे के इस पे ही मैं और एक पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट चालू करना, ये हमको ऐसा डर भी लगता है कि इतने कम अमाउंट से कुछ होने वाला है क्या? तो शुरुआत ही नहीं होती है। जैसे इवन एसआईपी तो आज ₹1000 महीने से भी शुरुआत हो सकती है। तो छोटी अमाउंट से शुरुआत करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है ना, 500 रुपए से भी चालू हो सकती है एसआईपी। हुँ। देखो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक अमाउंट से हुँ, ज्यादा डिसिप्लिन की है। हुँ, डिसिप्लिन की है। मैं अपनी वर्कशॉप राइट। में एक किस्सा सुनाता हूँ कि हुँ, वॉरेन बफेट से पूछा गया कि हुँ, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? हुँ। तो उसने कहा कि मैं ना 3-4 साल लेट हो गया इन्वेस्टमेंट चालू करने में। तो उससे पूछा आपने कब चालू किया था? बोले जब मैं 11 साल का था। तो वो बोलता है अगर मैंने 8 साल में चालू कर दिया होता तो ये हो गया होता। अ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब डिसिप्लिन। अब हुँ, वॉरेन बफेट आज की तारीख में क्यों है? क्योंकि उसने 11 साल की उम्र से चालू कर दिया था इन्वेस्ट करना और रेगुलरली इन्वेस्ट किया था। ऐसा नहीं कि कभी कभी कर हुँ, दिया, कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया, कभी बोला यार इस बार तो ये काम कर लेते हैं इन पैसों का, अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं किया, रेगुलरली। सो डिसिप्लिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेल्थ क्रिएशन का। अगर आप डिसिप्लिन, जैसे मैं एक और चीज कहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन इज लाइक अ मैराथन। ठीक है, हुँ, मैराथन रेस है ये, 100 मीटर रेस नहीं है ये। हुँ, मतलब एक बार कर लिया, 10 सेकंड दौड़ लिए जोर लगा के और जीत गए, वो वाली रेस नहीं है ये हुँ, हुँ, 42 किलोमीटर की मैराथन रेस है। आजकल बहुत सारे हमारे बिल्कुल। प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग रेस करते हैं, मतलब ये मैराथन करते हैं। ये वो वाली मैराथन है, उसकी हुँ, हुँ, प्रिपरेशन अलग होती है, उसका डिसिप्लिन अलग रहता है। जब आप दौड़ते हो तब आपको अलग तरीके से अपना स्पीड को और अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने पड़ता है। उसकी मतलब सारी चीजें मैराथन की अलग होती है, 100 मीटर रेस की अलग होती है। तो ये मैराथन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये जो अभी हम लोग लास्ट 2 टॉपिक बात किए कि जब जागो सब सवेरा और जब छोटी अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। सो आज कोई 35 से 40 के बीच का कोई व्यक्ति होगा जिसने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चालू की होगी, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे अभी? देखो दो तरह की चीजें हैं इसमें। जो सबसे अच्छी एडवाइस जो आज की तारीख में बिना बाकी नॉलेज हुँ, के है, हुँ, वो है म्यूचुअल फंड, वो है हुँ, हुँ, एसआईपी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अ, किसी और की एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करोगे तो उसके लिए आपको पहले उसकी नॉलेज लेने पड़ेगी और अपने दिमाग को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से अच्छे लोगों का पैसा डूब भी जाता है। उसका बिल्कुल। कारण ये है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और साथ में कई लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जो खेलते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर नॉलेज एक्वायर नहीं करी है। ठीक है, तो हुँ, ये दो एस्पेक्ट स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी है, जिसमें अगर आपने अच्छी तरह से किया है तो आप उसको उसको उससे काफी ज्यादा धन संग्रह कर सकते हो या वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है एसआईपी वाला। वो थोड़ा सेफ है अगर आपने ये सारी नॉलेज नहीं एक्वायर करी है और इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो चुपचाप आंख बीच के बैंक को बोल दो कि भैया मेरे हर सैलरी में से 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इनकम क्या है, हुँ, उसके हुँ, हिसाब से बैंक को बोल दो भैया ये मेरा हर, जैसी 1 तारीख को सैलरी हिट करेगी मेरे बैंक अकाउंट में, उसमें से 5,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में चले जाएगा। ठीक है, हुँ, तो एसआईपी कर लो, वो बेस्ट है। अच्छा, अब उसमें दूसरा सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में भी जब एसआईपी करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे 5,000 रुपये उनको महीने में करना है तो हुँ, वो 10 म्यूचुअल फंड में 500 500 500 500 डाल देते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, ऐसा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हुँ, उससे इनफ बैकअप या सिक्योरिटी या बफर क्रिएट हो जाता है। बहुत ज्यादा 10 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना भी मुश्किल है। अब मुश्किल है कि आपके 10 के 10 म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल रहे।
पर 3 में अगर आपने ध्यान से उसको सिलेक्ट किया है, चांसेस हैं कि वो 3 अच्छी तरह से, ठीक है। तो मेरे वर्कशॉप में मैं ये एस्पेक्ट भी पढ़ाता हूँ ओके। कि किस तरह से इसको करना है। बहुत सारे तरीके, रियल एस्टेट भी एक तरीका है, उससे भी राइट। आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो हर बिल्कुल। एक के प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं। वो थोड़ा ज्यादा डिटेल टॉपिक है, पर मेरे हिसाब से जो आपका प्रश्न है कि कैसे चालू करें, हम्म। तो SIP इज द बेस्ट। बिल्कुल। ठीक है। आज तो आप देखते होंगे टीवी पे भी ना, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, तो वो हाँ। म्यूचुअल फंड सही है, सही है। जब सचिन ओके। तेंदुलकर बोलता है तो मैं उससे अलग कैसे बोलूंगा। बिल्कुल। सर, ये SIP की बात आई है तो आपका जो कोर्स का नाम भी है मास्टर ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये कंपाउंडिंग के बारे में क्या, ये इसका क्या जादू होता है? ये कंपाउंडिंग का ये जादू होता है, अगर इसको किस सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो जैसे किसी फिल्म में हमने सुना था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका मतलब ये रहता है रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न। अब रिटर्न पे रिटर्न हम्म। का मतलब क्या है? जो मतलब ये है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट हम्म। करे, अगले साल समझ लो 110 रुपये हो गए, ठीक है। अब उसको आपने निकाला हम्म। नहीं वो 10 रुपये को, तो अब 110 रुपये अगले साल कितने होंगे? 110 से ज्यादा हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे, समझ लो। तो क्यों हुए 121? क्योंकि 100 रुपये पे तो अगले साल रिटर्न हम्म। मिला ही। वो जो 10 रुपये आपने जो पिछले साल कमाए थे, हम्म। उसके ऊपर भी आपको हम्म। रिटर्न मिला। तो ये, इसको कहते हैं रिटर्न पे रिटर्न। और जब ये 20 साल तक होता रहता है, तो वो रिटर्न पे रिटर्न पे रिटर्न पे रिटर्न करके वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। हम्म। दैट इज कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग सिर्फ हम लोग समझते हैं ना ये, क्योंकि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है कंपाउंडिंग का, एक्चुअली हमने इंग्लिश में पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हिंदी में वो बन गया चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो ये हमने इसको ब्याज समझ लिया, पर यही कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है। यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड में भी एप्लीकेबल है। वहां पे भी, इसलिए मैंने आपको शुरू में रिटर्न शब्द यूज किया, इंटरेस्ट शब्द यूज नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। मैंने बोला रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न। उसका कारण यह है कि ये कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा। हर चीज पे एप्लीकेबल है। स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल है, म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल है, अपना ये जो रियल एस्टेट है उस पे एप्लीकेबल है, इन्फ्लेशन पे एप्लीकेबल है। इन्फ्लेशन भी कंपाउंडिंग की तरह से बढ़ता है, ठीक है। वो ऐसा, जैसे हम बोलते हैं 5% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5% से बढ़ रहा है। वो कंपाउंडिंग से पिछली बार के जो 5% है उसके ऊपर भी 5% लग जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ये कंपाउंडिंग, अच्छा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा फाइनेंस चलता है, कंपाउंडिंग के इससे। इसलिए मैंने कहा था मास्टर ऑफ कंपाउंडिंग वेल्थ। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। तो सर, आपने जो किताब लिखी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, उसमें कैसे फायदा, उसमें से क्या समझ में आने वाला है हम लोग को? यार ये किताब जो है, ये किताब एक है ना, पहली बात तो ये किताब एक स्टोरी के रूप में लिखी गई है, ठीक है। एक IT प्रोफेशनल की लाइफ की स्टोरी है, जो जिसने, वो करीब 22-23 साल का है, और फिर उसने, उसकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस कैसी आई, और उसके बाद उसने, किसी ने उसको गाइड किया, और फिर उसने क्या स्टेप्स लिए, फिर उसकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो कैसे सुधरी। तो इससे क्या होता है, जो लोग भी इस किताब को पढ़ते हैं, वो पढ़ एक्चुअली स्टोरी रहे हैं, वो एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, एक एक मतलब ना उपन्यास पढ़ रहे हैं। और उस पढ़ते पढ़ते उनको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उनको एक स्ट्रेटेजी मिलती है। तो उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी आखिरी में डाली है, मतलब उस किताब में, उस स्टोरी में ही एक स्ट्रेटेजी डाली है
कि स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसका नाम दिया है मैंने वाटर व्हील मॉडल। आपको याद हो तो, अगर आपने कभी गांव साइड में आप लोग गए हो, जो भी हमारे श्रोता हैं उन लोगों को भी जिन्होंने गांव में गए हो, उन्होंने देखा होगा कि एक व्हील रहता है जिसमें बकेट्स लगी रहती है और उससे पानी खींचा सींचा जाता है। कुएं में से पानी निकाला जाता है उससे। ठीक है, तो वो वाटर व्हील मॉडल इस किताब में मैंने डाला है। और इस किताब में जो वाटर व्हील मॉडल डाला है उसके सारे, मतलब ये हर बकेट का एक अलग अलग एस्पेक्ट से मैप किया है उसको, जिससे कि इस वाटर व्हील मॉडल को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आदमी, कोई भी नौकरी पेशा आदमी अपनी वेल्थ क्रिएट इस वाटर व्हील मॉडल से कर सकता है। और क्योंकि ये स्टोरी के रूप में लिखी गई है तो बोरिंग नहीं हो जाती है। मतलब ना, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आपने टेक्स्ट बराबर। बुक, हाँ, तो अगर कोई हाँ आदमी हाँ फाइनेंस का एक्सपर्ट है, वो किताब पढ़ेगा, बोलेगा कि यार ये तो बहुत ही एलिमेंट्री चीजें लिखी है। हाँ, एलिमेंट्री लिखी है, पर उन लोगों के लिए लिखी है हाँ, जिनको ये एलिमेंट्री भी एडवांस्ड लगती है। तो ये पर्पज है ओके उस किताब ओके। को लिखने सो का। सर, नेक्स्ट राउंड पे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, स्पेशली आज के जनरेशन में, जो इजीली टाली जा सकती है फाइनेंस के रिलेटेड या शुरू करने के रिलेटेड मैं पूछूंगा अदर। जैसा हम लोग अभी नचिकेत, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि उनको जागरूकता ही नहीं है और उन्होंने जागरूकता लेने की कोशिश ही नहीं करी है। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। हम्म, उनको उनको इस चीज की कोई चिंता ही नहीं है कि इस चीज की जरूरत क्या है। वो ही सबसे बड़ी गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है। बाकी तो आप जो भी करोगे कुछ ना कुछ धन हम्म, संग्रह कर ही पाओगे, कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट राइट। कर ही पाओगे। ठीक है, हाँ, आप उसके बाद सीखने की वो जरूरत है कि अब ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाए। पर जब आपने शुरू ही नहीं किया तो फिर आप वेल्थ क्रिएट बराबर। करोगे ही कैसे। मतलब ऐसे अंधेरे में तीर हम्म से नहीं होता है। मतलब हम्म। तुक्का नहीं है ये तुक्का नहीं है कि तुक्का लगाया और लग गया। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने कोई टिकट रैंडमली खरीद लिया और वो उस लॉटरी लग गई और सडनली आप 5 करोड़ के मालिक हो गए। ठीक है, वैसे केसेस बहुत बहुत हम्म। बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, पर बाकी हम बिल्कुल सब बिल्कुल। के लिए एक ही तरीका है, वो है हम्म कि जागरूकता लाना और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, सेंसिटाइज होना इस चीज के प्रति, संवेदनशील होना कि हाँ नहीं इसकी जरूरत है, और फिर अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मनोज सर, अभी हम हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। तो एक हाँ, किताब जो आपने पढ़ी है और आप सबको सजेस्ट करेंगे कि पढ़नी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम आपकी खुद की किताब। नहीं, ऑफ कोर्स मेरी किताब तो खैर मैंने पढ़ी पढ़ी नहीं है, मैंने लिखी है। तो दोनों में अंतर है, जिसने बिल्कुल लिखा है बिल्कुल। उसको तो वैसे ही पढ़ी हुई है। डिफिकल्ट है बस। एक मेरे हिसाब से रिच डैड पुअर डैड पढ़नी हम्म। चाहिए सबको। हालांकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिया में शायद उतने आसानी से हम्म। एप्लीकेबल नहीं है। अ, पर वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए सबको। ओके। एक कोई न्यूज़ आर्टिकल या पेपर या ऐप जिस पे से लोगों को इस इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस मिलता रहे। इकोनॉमिक टाइम्स एक है जिसका वेल्थ करके एक हर हफ्ते एक सप्लीमेंट आता है, वेल्थ। ओके। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा ठीक रहेगा उसको पढ़ना, सिंपल रहेगा, उसको समझना भी सिंपल रहेगा। थोड़ा अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं उसमें। ओके ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ओके। सर, ये गए जो 2 साल थे, 2020 और 2021, ये काफ़ी अलग किस्म के थे, लॉकडाउन, कोरोना, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने हमको क्या सिखाया है? इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सिखाई है वो ये है कि दो चीजें बहुत अच्छी तरह से सिखाई है इसने। हाँ हाँ और पहला ये सिखाया है कि हमारी जरूरतें उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं। हम बहुत कम हाँ। कम साधनों में भी रह सकते हैं। हम्म ठीक है, क्योंकि 2 साल में कई लोगों ने बहुत
सिंपल तरीके से रह के, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद थी। बराबर। ठीक है, तो उनको समझ में आई कि नहीं, रेस्टोरेंट जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी लाइफ जी है 2 साल। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, नंबर 1। और नंबर 2 लर्निंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सबके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने हमारे में से कई लोगों ने अपनी जॉब या तो छोड़ी है या छूट गई है इस पीरियड में। शुरू में खास तौर से कई बार ऐसा हुआ, कई बिजनेसेस बंद हो गए। कई लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट कटिंग के नाम पर सैलरीज डाउनसाइजिंग करा है अपने बिजनेस को। उसके कारण कई लोगों के जॉब चले गए, तो वो वापस आ गए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आए, पर वो 6 महीने 1 साल का जो पीरियड था वो काफी स्ट्रेसफुल पीरियड रहा है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, वर्कशॉप में मैं इसके ऊपर भी एम्फसाइज करता हूं कि एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये 2 लर्निंग है। बाकी ऑफ कोर्स पर्सनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फैमिली का खुद का खरीदो, कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहे जिन्होंने हमको एम्प्लॉय किया है, पर खुद का होना चाहिए। वो एक तीसरी लर्निंग है, जो मतलब ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड था या कोरोना वायरस वाला पीरियड था, ये तो बिल्कुल मतलब ना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था। मतलब इसमें सब लोगों के विचार, सब लोगों का अप्रोच टू लाइफ, सब कुछ चेंज हो गया। तो ये तो खैर एक मतलब यू कैन से के वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी थी करेक्शन करने की अपने दिमाग की। बिल्कुल। हम सब उसको मतलब इसको पॉजिटिवली देखें तो हम सब मतलब फॉर्चुनेट है कि हमारा दिमाग ठीक हो गया। सही है। और सर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि अगर कल शाम को आपको दूरदर्शन पे बुलाया जाए और अपना भाइयों और बहनों 130 करोड़ देशवासियों को आपको कुछ आपके मन की बात कहनी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा बॉस कि ये अवेयरनेस ले लो। ये जरूरी है, क्योंकि हम सबका एक्चुअली जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे अपने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, या आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे ही मैं आज की तारीख का कॉन्टेक्स्ट में वेल्थ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम सबको ये अधिकार है कि हम वेल्दी बने, हम धनवान बने। कोई भी, किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो गरीब रहे। अगर वो गरीब रहता है तो वो अपने कारण है, अदरवाइज तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अमीर बने, वो धनवान बने, वो वेल्दी बने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर होना पूरे 130 करोड़ भारतवासियों के लिए जरूरी है कि हमको सबको, और हम सब बन सकते हैं और हम सबको बनना है। एक बार ये हो गया, फिर आप देखिए अपना लाइफ पूरा कंट्री का चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया मनोज सर। मनोज सर ने जो किताब लिखी है उससे डेफिनेटली उसे पढ़ के हम लोग को ये अवेयरनेस मिलने के लिए मदद होगी। तो उस किताब की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, और मनोज सर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए हैं। मनोज सर, आप यहाँ पे आए, आपका समय निकाल के सबसे बातें की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नचिकेत, एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस। सारे श्रोताओं को धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकूं अमीर बनने में। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मनोज श्रीवास्तव जी से की हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसी आशा है। फिर मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Do let us know your feedback about this podcast on inspiration.katta@gmail.com. Thank you.